यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। आवाज आ रही है आप सभी को? गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो, वीडियो और प्रेजेंटेशन सभी क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल। चलिए, तो बेटा जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे स्टार्ट किया था मानव जनन का, ठीक है। उसके बाद में हमने कुछ अंग देखे थे, प्राथमिक जनन अंग देखे थे, ठीक है। और साथ ही साथ बात करें द्वितीय जनन अंग, जिसे हम सहायक जनन अंग भी कहते हैं। तो मेल एंड फीमेल में देखा था। मेल के अंदर मैं बात करूं, प्राथमिक जनन अंग क्या है? टेस्टिस। फीमेल की बात करें बेटा, तो फीमेल के अंदर क्या है? ओवरी। ठीक है। प्राइमरी जनन अंग किसे, प्राथमिक जनन अंग किसे कहेंगे? जिसमें युग्मक का निर्माण हो तथा सेक्स हार्मोन का निर्माण हो, ठीक है। यस, नोट्स बनाने हैं क्या बेटा? नोट्स बनाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आपको जो मैं प्रेजेंटेशन दूंगा वो आपके नोट्स है, फिर आप उसको चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। वही नोट्स है, ये आपको जो मैं प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, यही एक तरीके से नोट्स है, यही क्लास में पढ़ाया जाता है बोर्ड के ऊपर, ठीक है बेटा। चलिए, तो हमने यहाँ तक किया था। उसके बाद में हमने देखा था कि विकास कैसे होता है जनन अंग का, ठीक है। डेवलपमेंट हमने देखा था। उसके बाद में बात की थी हमने कि जो वृषण है, ठीक है ना, वृषण जो है वो उदर गुहा से उतर कर वृषण कोश में कैसे आते हैं, डिसेंट कैसे होती है, टेस्टिस का डिसेंट कैसे होता है, वो हमने देखा था, ठीक है। यस, अब हम आगे देखने जा रहे हैं बेटा, यहाँ पे नर जनन तंत्र को देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब सारे आपके जो भी डाउट्स है बेटा, ठीक है ना, आपके जो भी डाउट्स है, जो भी पॉइंट आपके आ रहे हैं अभी, डाउट माइंड में जो भी आ रहा है क्वेश्चन, वो सारे धीरे धीरे करते हुए आगे क्लियर होंगे, ठीक है। आप मेरे अकॉर्डिंग सीक्वेंस से चले, ताकि एक एक पॉइंट क्लियर होगा, बीच में कुछ भी पार्ट स्किप नहीं होगा, सब सीक्वेंस वाइज आएगा, ताकि क्या हम रिलेट कर पाए अच्छे से, ठीक है। तो जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, वैसा वैसा आप कंसेंट्रेट करके सुनते जाइए, प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखिए, सारे पॉइंट एक साथ कवर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए, यस, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा हम। नर जनन तंत्र, ठीक है, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने स्टार्ट किया था कल, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम हमने कल देखा था, ये डायग्राम हमने कल देखा था। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट हमने बात की थी वृषण की संरचना, मैंने आपको संरचना बताई थी वृषण की, ठीक है। एक जोड़ी होते हैं, देन उसके बाद में ये प्राइमरी ऑर्गन है, मुख्य जनन अंग है, आकार की हमने बात की थी। देन उसके बाद में बात की थी हमने कि स्क्रॉटल सैक के अंदर, वृषण कोश के अंदर ये दोनों टेस्टिस पाए जाते हैं, दोनों वृषण वृषण कोश के अंदर पाए जाते हैं। और क्यों? क्योंकि बॉडी का, शरीर का जो तापमान है, ठीक है ना, न्यूनतम तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर चाहिए, वो भी कितना, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर बात करें शुक्र जनन क्रिया के लिए, ठीक है। यहां तक हमने बात की थी। अब नेक्स्ट बेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वृषण कोश के बारे में, ठीक है। वृषण कोश, आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रॉटम, या फिर आप इसको बोल सकते हो स्क्रॉटल सैक, स्क्रॉटल सैक, कुछ भी बोल सकते हैं आप, स्क्रॉटम भी बोल सकते हैं और स्क्रॉटल सैक भी बोल सकते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं वृषण। संरचना मतलब स्ट्रक्चर, संरचना बोले तो क्या, स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम है स्क्रॉटल सैक का। मैंने आपको बताया था वृषण कोश क्या होती है, एक थैलीनुमा संरचना है, ठीक है। हमने यहाँ पे पढ़ा था वृषण कोश क्या है बेटा, छोटी थैलीनुमा संरचना है, ठीक है, जो कि उदर गुहा के नीचे व बाहर की तरफ स्थित होती है, ठीक है। उदर गुहा जो हमारा पेट है, ठीक है ना, एब्डोमेन एरिया है, उसके नीचे की तरफ और बॉडी के बाहर की तरफ ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर, इसमें डिफरेंट टाइप की लेयर होती है, ठीक है। डिफरेंट लेयर से मिलके ये स्क्रॉटल सैक बना है, वृषण कोश बना है। तो सबसे बाहर की तरफ जो लेयर बेटा है, सबसे बाहर की जो लेयर है उसको आप कहते हो त्वचा, स्किन, ठीक है ना, आउटर मोस्ट स्किन होती है, ठीक है। स्किन के बाद बात करें, स्किन के अंदर की तरफ जो ये आपको ब्राउन कलर की मसल दिख रही है, ये जो आपको ब्राउन कलर की मसल दिख रही है, इसको बोलते हो आप डार्टोस पेशी, ठीक है ना, या फिर आप इसको बोलते हो डार्टोस मसल, ठीक है। मसल को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, पेशी। तो डार्टोस पेशी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो पहले बाहर की, सबसे बाहर वाली लेयर परत कौन सी बेटा, त्वचा, ठीक है। उसके अंदर की तरफ जाएंगे हम, तो क्या है बेटा, डार्टोस पेशी, ठीक है। अब ये जो डार्टोस पेशी है,
वो चिकनी पेशी है। चिकनी पेशी मतलब क्या, स्मूथ मसल है। आप अलग अलग टाइप के मसल पढ़ते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप की पेशी पढ़ते हैं। लाइक बात करें स्केलेटन, ठीक है ना, कंकाली पेशी, ठीक है, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, चिकनी पेशी, तो ये स्मूथ मसल है। क्या है बेटा, ये स्मूथ मसल है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहां से बनता वो देखिएगा। जो डार्टोस पेशी है वो काम क्या करती है, तो ये हेल्प करती है टेम्परेचर के रेगुलेशन में, ठीक है। स्क्रॉटल सैक का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने में काम करती है। अब कैसे करती है वो देखिएगा। तो जब कोल्ड होता है, कोल्ड मतलब की बात करें ठंडा मौसम, ठीक है ना, विंटर्स के अंदर जैसे ही बात करें बाहर का टेम्परेचर क्या है बेटा, ज्यादा ठंडा है, ठीक है, तो उस समय क्या होगी बेटा, ये जो डार्टोस मसल है, ये जो डार्टोस मसल है वो सिकुड़ जाती है। तो स्क्रॉटल सैक का साइज क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। पहले ऐसा था स्क्रॉटल सैक, अब सिकुड़ के क्या हो गया बेटा, एकदम छोटा हो गया। अब छोटे होने की वजह से क्या हुआ बेटा, सरफेस एरिया कम हो गया। छोटे होने की वजह से क्या हुआ बेटा, सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया कम हो गया तो हीट का जो लॉस है, हीट का जो लॉस है बॉडी के बाहर, वो क्या हो गया, स्कॉटर सैक के क्या हो गया, कम हो गया। स्कॉटर सैक के बाहर हीट जो एक्सचेंज है वो कम होगा, तो एक टेम्परेचर मेंटेन रहेगा किसके अंदर, रशन कोश के अंदर। तो कोल्ड के समय, सर्दी के समय बेटा क्या कर देगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी, ठीक है। और जबकि बात करें वार्मर सीजन में, मतलब कि गर्मी के समय, या फिर बात करें गर्म, बाहर का वातावरण क्या है बेटा, गर्म है, तो इस समय ये फैल जाएगी, ठीक है। जो डार्टोस मसल है वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, जिससे वृषण कोश का साइज क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। अब साइज बढ़ जाएगा तो हीट एक्सचेंज बढ़ जाएगा। एनवायरमेंट और स्कॉटर सेक के अंदर का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा बेटा, एक्सचेंज होगा उनमें, और उसकी वजह से क्या होगा, अंदर का जो टेम्परेचर है स्कॉटर सेक में वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम डार्टोस मसल। फंक्शन क्या है इसका, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है स्कॉटर सेक के अंदर। सर्दी के समय, कोल्ड के समय ये क्या हो जाएगा बेटा, सिकुड़ जाती है पेशियां, ठीक है ना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब गर्म बाहर का एनवायरमेंट, क्या वातावरण जो बेटा अगर गर्म हो, तो उस समय क्या हो जाएगा बेटा, ये फैल जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, फैल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखी क्या, डार्टोस मसल, क्लियर। यस बेटा, ये डायग्राम की बात करें, मैं आपको पॉइंट समझाने के लिए डायग्राम बनाया है, डायग्राम ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि स्कॉटर सेक का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। आपके मॉड्यूल में जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना फर्स्ट पेज के ऊपर, ठीक है ना, आपको जब मॉड्यूल मिलेगी या फिर पीडीएफ होगी, तो फर्स्ट पेज के ऊपर जो दे रखे पॉइंट, उस पॉइंट में ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उसको हम अभी डिस्कस करें डायग्राम के बेसिस पे। यस, साउंड आ रही है क्लियर। अब देखिए, मैंने आपको बोला डार्टोस मसल, ये ब्राउन कलर की जो लेयर है ये क्या कहलाती है बेटा, डार्टोस मसल। अब ये जो ग्रीन कलर वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं आप स्पर्मेटिक फेशिया। क्या बोलते हो बेटा, स्पर्मेटिक फेशिया। अब स्पर्मेटिक फेशिया क्यों, अब स्पर्मेटिक नाम आया स्पर्म से, ठीक है ना, स्पर्म के बेसिस पे नाम आया। अब फेशिया मतलब क्या होता है, पेशी के ऊपर जो मसल होती है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, मसल के ऊपर एक लेयर होती है, ठीक है ना, उस लेयर को आप बोलते हो फेशिया। जहां जहां मसल होती है उसके ऊपर एक लेयर होती है, उसको बोलते हो फेशिया। बॉडी के अंदर बहुत जगह फेशिया है, ठीक है, जहां जहां मसल है उसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं फेशिया, ठीक है। तो स्पर्मेटिक फेशिया। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें अंदर की तरफ, और अंदर अगर मैं गया, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा क्रीमेस्टर पेशी। क्या मिलेगी बेटा, क्रीमेस्टर पेशी। अब ये जो क्रीमेस्टर पेशी है, ये स्क्रॉटल सैक के अंदर की लाइनिंग बनाता है, तथा बात करें ये जो रिंग दिख रही है आपको, ठीक है, ये जो रिंग दिख रही है, आप इसको बोलते हो इंग्वाइनल रिंग। क्या बोलते हो बेटा, इंग्वाइनल रिंग, इसको बोलते हो इंग्वाइनल रिंग। और इस इंग्वाइनल रिंग के अंदर से गुजरती है बेटा क्या, इंग्वाइनल कैनाल, या फिर आप उसको बोलते हो इंग्वाइनल नाल, ठीक है ना। इसके अंदर से होके गुजरेगी इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है, इसके अंदर से होके गुजरेगी इंग्वाइनल कैनाल। और उस इंग्वाइनल कैनाल तथा बात करें स्कॉटल सैक की जो अंदर की लाइनिंग है, वो कौन करेगा, क्रीमेस्टर पेशी करेगी। कौन करेगी बेटा, क्रीमेस्टर पेशी करेगी, क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पर हमने बात की क्रीमेस्टर पेशी की। अब ये बात करें किस टाइप की पेशी है, ठीक है, तो क्रीमेस्टर पेशियां जो है ये कंकालिक पेशी है। क्या है बेटा, कंकालिक पेशी है। बोले तो क्या, स्केलेटल मसल है। कैसी मसल है बेटा, स्केलेटल, स्केलेटल मसल, ठीक है। अब बात आता है कि सर आपने डार्टोस मसल बताई, स्मूथ मसल है, क्रीमेस्टर क्या है बेटा, स्केलेटल मसल, बोले तो कंकालिक पेशी। अब ये क्रीमेस्टर पेशी का काम क्या है, तो काम देखिएगा। तो सबसे पहले बात करें लाइन इनसाइड द वॉल ऑफ स्क्रॉटम, तो ये जो स्क्रॉटम की वॉल है,
ये वाला जो पोर्शन है स्क्रॉटम का, स्क्रॉटम की वॉल में ये प्रेजेंट है, साथ ही साथ इंग्वाइनल कैनाल के रीजन में भी। तो ये वाली जो पार्ट है ये क्या है, इंग्वाइनल कैनाल का पार्ट है, ये इंग्वाइनल कैनाल। ठीक है, मैंने आपको बताया ना ये वाला पार्ट क्या है बेटा, इंग्वाइनल कैनाल है। अब ये इंग्वाइनल कैनाल के अंदर भी क्या हो रही है बेटा, इसकी लाइनिंग हो रही है। ठीक है ना, ये क्रीमेस्टर मसल आपको दिख रही होगी, लाइनिंग हो रही है। तो इसीलिए आपने बोला लाइन द वॉल ऑफ स्क्रॉटम और इंग्वाइनल कैनाल। क्लियर। फंक्शन क्या है बेटा इसका, कि ये एलिवेट करता है टेस्टिस को बॉडी की तरफ टुवर्ड्स द इन द कोल्ड। अब देखो क्या होता है, सिंपल सी बात चीज है क्या, कि ठंड के मौसम में जो टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस को बॉडी के पास में लाया जाता है, मतलब एब्डोमेन के उधर गुहा के पास में लाया जाता है। ठीक है ना, उधर के पास में लाया जाता है, उधर गुहा नहीं, उधर के पास में लाया जाता है। क्यों, क्योंकि उधर के वाला जो एरिया है वहां का टेम्परेचर ज्यादा है, ज्यादा था तभी तो बाहर गई टेस्टिस स्क्रॉटल रशन कोश के अंदर। अब इसको उठा के वापस से लाया जाता है किस समय, ठंड के मौसम, अगर बाहर का टेम्परेचर कम है। ठीक है, तो इस टेस्टिस को उठाने का काम, उठाने का मतलब कि थोड़ा सा स्क्रॉटल सैक को अपलिफ्ट करेगा। स्क्रॉटल सैक को मान लो ये एब्डोमेन एरिया है, ठीक है, अब इसको क्या करेगा, अपलिफ्ट करेगा। ठीक है ना, उठाएगा उसको एब्डोमेन की तरफ, ताकि उसका टेम्परेचर क्या हो जाए बेटा, बढ़ जाए। कब, जब बाहर का वातावरण क्या होगा बेटा, ठंडा होगा। ठीक है, तो इट एलिवेट्स द टेस्टिस टुवर्ड्स द बॉडी एट द टाइम ऑफ कोल्ड। कोल्ड के समय क्या करेगा, ये टेस्टिस को क्या करेगा बेटा, ऊपर उठाएगा, ताकि उसका तापमान क्या हो बेटा, बढ़ जाए थोड़ा सा। ठीक है, जो कि बाहर के तापमान की वजह से कम हो चुका। क्लियर यहां तक, समझ आया, पॉइंट आया समझ। हमने यहाँ पे तीन पेशी देखी, दो पेशी देखी, एक तो है डार्टोस पेशी और एक देखी बेटा क्या, रिमेस्टर पेशी। अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, एक कॉर्ड होती है जिसको आप बोलते हो स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, जिन बच्चों का ये डाउट था स्पर्मेटिक कॉर्ड, वो आ चुका है यहाँ पर, कि स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होती है। अब देखो, स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है बेटा, इलास्टिक फाइबर की बनी है। किसकी बनी है, इलास्टिक रेशेनुमा फाइबर है। ठीक है, इलास्टिक फाइबर है, इलास्टिसिटी आपको पता है, ठीक है ना, जिससे लचीले खींच सकते हैं। ठीक है, तो इलास्टिक फाइबर की बनी है। ठीक है, साथ ही साथ स्पर्मेटिक फेशिया की कवरिंग है। ठीक है ना, कवरिंग है इसके अंदर। और बात करें, ये इंग्वाइनल कैनाल के अंदर से पास होती है। ये देखो आप बेटा, ये इंग्वाइनल कैनाल है। ठीक है, ये इंग्वाइनल कैनाल चल रही है। ठीक है, अब इस इंग्वाइनल कैनाल के अंदर से ये स्पर्मेटिक फेशिया रन कर रही है। ये देखो, स्पर्मेटिक फेशिया रन कर, सॉरी स्पर्मेटिक कॉर्ड रन कर रही है। ठीक है ना, तो ये इंग्वाइनल कैनाल के अंदर से होके गुजरती है। मान लो इंग्वाइनल कैनाल है, ठीक है, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है, इंग्वाइनल कैनाल स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये इंग्वाइनल कैनाल के अंदर से होके ये निकलती है, और ये बाहर की तरफ एब्डोमेन के अंदर चली जाती है, उधर गुहा की कैविटी में जाती है। ठीक है, अब बात करें स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर होता क्या है, तो सबसे पहले बात करें शुक्रवाहक। शुक्रवाहक होता है इसमें, शुक्रवाहक बोले तो बेटा क्या होता है, शुक्रवाहक हमने डिस्कस किया था, नहीं किया था। चलिए, शुक्रवाहक में बात करूं तो वास्ट डिफरेंस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, वास्ट डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, शुक्रवाहक। नेक्स्ट बेटा, जननिक रक्त वाहिकाएं, मतलब क्या, ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल्स। ठीक है ना, मतलब कि जो टेस्टिस को, गोनेट को ब्लड सप्लाई कर दी है, उसको क्या बोलोगे बेटा आप। ठीक है, जननिक रक्त वाहिकाएं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में तंत्रिकाएं, बोले तो नर्व्स, नर्व्स भी प्रेजेंट होती है। और लसिका वहिकाएं, बोले तो क्या, लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेसल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपसे पूछे स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर क्या प्रेजेंट है, ठीक है, अब बात करें सबसे पहले स्पर्मेटिक कॉर्ड कहां से होके गुजरेगी, तो टेस्टिस के वहां से निकली, और कहां से होके गुजरेगी बेटा, इंग्वाइनल कैनाल के अंदर से होके निकलेगी, इंग्वाइनल नाल के अंदर होके निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर क्या क्या आपको मिलेगा, वो कॉर्ड किससे मिलके बनी है, कॉर्ड मतलब कुछ पाइप का गुच्छा। ठीक है ना, जैसे आप बात करें, वायर देखा होगा आपने। ठीक है, वायर जो होता है, लाइट का इलेक्ट्रिक वायर जो होता है, अब वो उसके बाहर क्या होती है, रबर की कोटिंग होती है। ठीक है, इंसुलेटिंग कोटिंग, और अंदर क्या होता है, कॉपर के छोटे छोटे पतले पतले तार होते हैं। तो वैसा ही आप समझो, पूरी एक कॉर्ड है, उसके अंदर छोटे छोटे तार क्या है बेटा, यहाँ पर अलग अलग मास डिफरेंस हो गया, ब्लड वेसल हो गई, नर्व्स हो गई, लिम्फेटिक वेसल हो गई, तो ये क्या बन गया, एक पूरी एक कॉर्ड बन गई, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। पॉइंट आया समझ में, क्लियर यहां तक।
यस, उसके बाद में बात करें इन ये जो वृषण कोश है इनके अंदर बेटा क्या प्रेजेंट है, वृषण प्रेजेंट है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, तो ये वृषण प्रेजेंट है यहाँ पे बोले तो टेस्टिस। नेक्स्ट बात करें इनके बीच की जो ये लाइन है, सेपरेशन है, उसको आप बोलते हो मीडियन रेफे। क्या बोलते हो बेटा, मीडियन रेफे, मीडियन रेफे, ठीक है। अब एक आखिरी पॉइंट इसके अंदर, मैंने आपको बोला था कि टेस्टिस का उधर गुहा से उतर कर वृषण कोश में आना, उसमें कौन हेल्प करता है, गुबर्नाकुलम। वो फाइबर्स निकले थे जो टेस्टिस से अटैच होकर टेस्टिस को वृषण कोश में ले आए थे, गुबर्नाकुलम, ठीक है। तो पहले तो लंबे थे, अब नीचे ले आए तो छोटे छोटे हो गए। ये देखो आपको यहाँ पे फाइबर्स देखेंगे, ठीक है, दिख रहे हैं बेटा ये फाइबर्स, इसको बोलते हो आप क्या बेटा, गुबर्नाकुलम, ठीक है। इसको एक और नाम से बोलते हैं मिजोर्चियम। क्या बोलते हैं बेटा, मिजोर्चियम। अब ये गुबर्नाकुलम क्या करते हैं बेटा, गाइड करते हैं, ठीक है ना, टेस्टिस को नीचे लाने में हेल्प किए। अब लाने के बाद ये गुबर्नाकुलम फाइबर खत्म नहीं हो जाएंगे, ये हमेशा रहते हैं और टेस्टिस को पकड़ के रखते हैं वृषण कोश के अंदर। वृषण को वृषण कोश के अंदर क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं, ताकि वापस से ये एब्डोमेन कैविटी में ना चली जाए। क्लियर। तो यहां तक हमने बात की है वृषण कोश या फिर स्क्रॉटम की संरचना के बारे में। यहां तक आया समझ में, किसी पॉइंट में डाउट? यस बेटा, फाइबर होते हैं, गुबर्नाकुलम फ्लेक्सिबल फाइबर है, ठीक है। गुबर्नाकुलम की बात करें बेटा, ये एक फ्लेक्सिबल फाइबर होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल फाइबर होते हैं, ठीक है। और हेल्प करते हैं किसके अंदर, डिसेंट में, डिसेंट ऑफ टेस्टिस, डिसेंट ऑफ टेस्टिस, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो डिसेंट ऑफ टेस्टिस के अंदर हेल्प करते हैं और टेस्टिस को वॉल से अटैच करके रखते हैं। जो मान लो ये स्क्रॉटम है, ठीक है ना, स्क्रॉटम है और ये टेस्टिस है। अब इसकी वॉल से इसको टेस्टिस को अटैच करने के लिए बीच में से फाइबर्स निकले हैं, तो ये अटैच करके रखते हैं इसको, ठीक है। मीडियन रेफे बेटा सेपरेशन है दो टेस्टिस के बीच का, ठीक है ना। एक कट दिखता है स्क्रॉटम के ऊपर, एक लाइन दिखती है बीच में, उसको बोलते हैं आप मीडियन रेफे। क्लियर, क्लियर यहां तक? चलिए अब आगे चलते हैं हम बेटा। नेक्स्ट वृषण कोश की हमने संरचना देखी थी यहाँ पर। बेटा विंटर के टाइम पे हेल्प नहीं करेंगे, गुबर्नाकुलम केवल फाइबर है जो कि टेस्टिस को पकड़े हुए स्क्रॉटल सैक के अंदर, वृषण कोश के अंदर, बस ये काम है। स्टार्टिंग में तो टेस्टिस को उतार के नीचे लाना था, वो काम हो गया। अब क्या काम है, केवल उसको पकड़ के रखना ताकि वापस से ना चली जाए, ठीक है। स्पर्मेटिक फेशिया बेटा मसल के ऊपर एक लेयर की कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं हम फेशिया, ठीक है ना। जहां जहां मसल होती है उसके ऊपर कवरिंग होती है, पूरी बॉडी में है फेशिया, हर जगह है जहां मसल है उसके ऊपर कवरिंग को फेशिया बोलते हैं, ठीक है। इसको और डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप की फेशिया होती है, ठीक है। जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे तब उसमें आता है एनाटॉमिक टॉपिक, एनाटॉमिक सब्जेक्ट होता है उसके अंदर पढ़ाते हैं। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट आता है बेटा, हमने वृषण कोश की संरचना देखी, तो मैंने आपको जो जो बताया पॉइंट वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं हिंदी में बोल देता हूँ। अब देखो भ्रूण अवस्था के दौरान वृषण का विकास उदर गुहा में होता है, हमने पढ़ा था, ठीक है। यह जन्म के समय वृषण कोश में उतर आते हैं, हमने देखा था डिसेंट ऑफ टेस्टिस होती है। जन्म के समय जब वृषण उदर गुहा में वृषण कोश में ना आकर उदर गुहा में ही रह जाए तो उसे आप क्या कहते हो बेटा, छुपे हुए वृषण, और उसको इंग्लिश में बोलते हो अनडिसेंडेड टेस्टिस। और इस कंडीशन को क्या बोलोगे बेटा, क्रिप्टोऑर्काइडिज्म, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इस प्रकार के वृषण का विकास पूरी तरह नहीं हो पाता, ठीक है ना, और इनमें शुक्राणु का भी निर्माण नहीं हो पाता है, ठीक है। तथा बाद में इनमें कैंसर होने की संभावना, मेलिग्नेंसी होने की संभावना रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, अगर ये बाल अवस्था में वृषण वृषण कोश में नहीं आते हैं तो इन्हें एक शल्य चिकित्सा, बोले तो क्या, सर्जिकल प्रोसेस, सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू आप क्या करोगे, वृषण कोश में लेके आओगे, और उस प्रोसेस को, उस सर्जिकल ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं, ऑर्कियोपेक्सी। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्कियोपेक्सी। क्लियर यहां तक? वृषण कोश उदर गुहा से जिस मार्ग से जुड़े होते हैं उसे आप क्या बोलते हो बेटा, इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। इंग्वाइनल नाल या फिर इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। और इसी नाल से जन्म के समय वृषण वृषण कोश में उतरते हैं। क्लियर, यहां तक हमने पढ़ा था ये सारा पॉइंट। कोई डाउट इन लाइन में? चले आगे।
ओके, चलिए यस, नेक्स्ट बेटा आता है यहाँ पर वृषण की आंतरिक संरचना, बोले तो क्या, टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या है बेटा, टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर। मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिख लेता हूं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, अब ध्यान से समझना पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, हार्मोनल ट्रीटमेंट भी हो सकता है ना बेटा, हार्मोनल ट्रीटमेंट करते हैं ना, इनिशियली करते हैं, बट हार्मोन से काम नहीं चले तो फिर उसको सर्जिकली ऑर्थियोपेक्सी के थ्रू ही लाना पड़ता है उसे। ठीक है, इनिशियली हम हार्मोनल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। यस, अब बेटा वृषण का हम इंटरनल स्ट्रक्चर बोले तो क्या, अंदर क्या क्या उसके प्रेजेंट है। ठीक है, आंतरिक संरचना हम देखने जा रहे हैं, क्लियर यहाँ पे। अब देखिए, सबसे पहले बात करें यहाँ पे, वृषण जो है ये आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है किसका, वृषण का, टेस्टिस का। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, टेस्टिस का। अब टेस्टिस में बेटा ये जो बाहर की आपको ये लेयर दिख रही है, ये पूरी जो लेयर दिख रही है, एक तो ये लेयर हो गई और एक ये दूसरी लेयर हो गई। ठीक है, तो सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको आप बोलते हो पेराइटल ट्यूनिका वेजिनेलिस। क्या बोलते हो बेटा, पेराइटल ट्यूनिका वेजिनेलिस। अब ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे टर्म आया है वेजिनेलिस। अब वेजिनेलिस मतलब ये मत समझना कि ये फीमेल के अंदर है, क्योंकि वजाइना फीमेल के अंदर होती है, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वजाइना। बट यहाँ पे जो टर्म है वेजिनेलिस, ये किसके लिए है, टेस्टिस के सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग। टेस्टिस के अंदर बात करें तो टेस्टिस जो है 3 परत से घिरी हुई है। ठीक है ना, मतलब कि 3 परतें हैं उसके अंदर। सबसे बाहर वाली जो है वो है ट्यूनिका वेजिनेलिस। ठीक है, जो कि पेराइटल ट्यूनिका वेजिनेलिस ये वाली, और एक ये वाली पार्ट। ठीक है, एक अंदर वाली कौन सी कहलाएगी, विसरल। जैसे आप पढ़ते हो लंग्स के अंदर, ठीक है, एब्डोमेन के अंदर पेराइटल हो गया, एक विसरल हो गया, बाहर की तरफ वाली पेराइटल लेयर, उसके अंदर वाली विसरल लेयर। ठीक है, तो ये पेराइटल ट्यूनिका है बाहर वाली, और ये अंदर वाली जो है बेटा ये है विसरल ट्यूनिका वेजिनेलिस। अब ये दोनों मिलके आप इसको क्या बोलोगे, ट्यूनिका वेजिनेलिस। क्या बोलोगे बेटा, ट्यूनिका वेजिनेलिस। क्लियर यहां तक। अब देखो, अब ये जो लेयर पूरी हो गई, ये कंप्लीट हो गई पूरी लेयर। अब इन दो लेयर के बीच में एक कैविटी आपको दिखेगी। ठीक है ना, ये दो लेयर के बीच में, मान लो कि ये दो लेयर जा रही है, उसके बीच में स्पेस तो दिखेगा आपको, उस कैविटी को, उसको आप बोलोगे क्या, गुहा। ठीक है ना, उसको आप क्या बोलोगे बेटा, गुहा। बोले तो क्या, कैविटी। जैसे हमने उधर गुहा पढ़ा था, एब्डोमिनल कैविटी, अब यहाँ पर कैविटी बोली इसलिए क्या बोल दिया इसको, गुहा। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट बात करें, सबसे बाहर वाली हमने पढ़ ली है ट्यूनिका वेजिनेलिस। अब उसके अंदर की तरफ जाएंगे। ठीक है, ट्यूनिका वेजिनेलिस के अंदर की तरफ तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया मिलेगी मुझे। ये देखो ब्लू कलर की जो दिख रही है ना, ये क्या है बेटा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या है बेटा, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या नाम है बेटा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और सबसे अंदर जाएंगे तो यहाँ पर ये जो लेयर दिख रही है आपको, इसको बोलते हो ट्यूनिका वेजिनेल। ठीक है, सॉरी, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। क्या बोलते हो बेटा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इतनी बात आई समझ में, कौन कौन सी लेयर है, नाम याद हो गए। सबसे बाहर की तरफ ट्यूनिका वेजिनेलिस, देन उसके अंदर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ क्या है बेटा, ट्यूनिका वेजिनेलिस, देन उसके अंदर की तरफ कौन सी है बेटा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, देन उसके अंदर की तरफ बेटा कौन सी है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इतना आया समझ में। अब इन लेयर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बात करें यहाँ पे। अब देखिए, ये जो ट्यूनिका वेजिनेलिस है, सबसे आउटर मोस्ट जो है, ये क्या है बेटा, ट्यूनिका वेजिनेलिस। ट्यूनिका वेजिनेलिस ये सबसे आउटर मोस्ट होती है। क्या होती है बेटा, ये सबसे आउटर मोस्ट है ट्यूनिका वेजिनेलिस। अब ये जो ट्यूनिका वेजिनेलिस है बेटा, ये पूरी टेस्टिस को कवर करती है। ट्यूनिका वेजिनेलिस, मान लो ये टेस्टिस है पूरी। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से कवर करेगी एक्सेप्ट द पोस्टीरियर साइड। ठीक है ना, मतलब ये टेस्टिस है, ये पूरी आपके सामने देखो, ये टेस्टिस रखी है, तो आगे की तरफ से ये पूरी कवर कर रही है कौन, ट्यूनिका वेजिनेलिस। बट पीछे की तरफ से ये कवर नहीं कर रही है, इस एरिया में वो कवर नहीं करती है। क्यों, क्योंकि यहाँ से वेसल्स वगैरह एंटर करते हैं, ब्लड वेसल हो गया, नर्व्स हो गया, ठीक है ना, रक्त वाहिनी, ये सब एंटर करते हैं, इसीलिए
यहाँ पे पीछे की साइड से वो खुली रहती है, बाकी पूरा क्या है बेटा, कवर है। ठीक है, तो देखो ट्यूनिका वेजिनलिस की बात करें तो कवर द होल टेस्टिस, पूरी टेस्टिस को कवर करके रखेंगे, पूरे वृषण को कवर करके रखेंगे। ठीक है, ये देखो इतना इतना पार्ट ये देखो कवर कर रखा है। ठीक है, ये पूरा पार्ट कवर कर रखा है, बट पीछे से ये देखो खुला है। ठीक है ना, पीछे से नहीं किया हुआ है कवर, पीछे से क्या है बेटा, ये खुला है। तो केवल आगे आगे पोर्शन पे कवर करते हैं कौन, ट्यूनिका वेजिनलिस। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बेटा, तो ये ट्यूनिका वेजिनलिस जो है केवल आगे की तरफ करेंगे। अब इन ट्यूनिका वेजिनलिस दो लेयर से बनी है। सबसे बाहर वाली कौन सी है बेटा, पेराइटल, और अंदर वाली कौन सी है बेटा, विस्कर। बाहर वाली पेराइटल, अंदर वाली कौन सी है बेटा, विस्कर। अब ट्यूनिका वेजिनलिस के मैं अंदर की तरफ जाऊंगा तो मुझे एक और लेयर दिखेगी। ट्यूनिका वेजिनलिस के अंदर की तरफ जाऊंगा तो मुझे एक और लेयर दिखेगी, और उस लेयर का नाम है क्या बेटा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या नाम है बेटा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एल्बुजिनिया, एल्बुजिनिया। ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब ये जो लेयर है बेटा, ये लेयर बनी है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। किसकी बनी है बेटा, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। आप एनिमल टिश्यू के अंदर पढ़ते हैं, 11th में पढ़ा होगा आपने, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। और दूसरी बात, जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो पूरी टेस्टिस को कवर करती है, पूरी टेस्टिस को क्या करती है बेटा, कवर करती है। ये देखो, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है ना, ये लाइट ब्लू कलर की दिख रही है ना आपको, नीले कलर की, लाइट ब्लू कलर की, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया पूरी टेस्टिस को कवर कर रखा है इसने। ये देखो पूरा टेस्टिस कवर कर रखा है। क्लियर, यहां तक ये पूरा टेस्टिस कवर कर रखा है। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया पूरी टेस्टिस को कवर करती है, और साथ ही साथ में बीच में कुछ कंपार्टमेंट बनाती है। ठीक है, ये पूरी टेस्टिस को कवर किए हुए है, और साथ में अंदर की तरफ कुछ खांचे बनाती है, कुछ कंपार्टमेंट बनाती है। ये देखो पूरा टेस्टिस को कवर किया, कुछ कंपार्टमेंट बन गए, ये देखो बीच बीच में एंटर कर दिए। जैसे आप पढ़ते हैं ना उसके अंदर, किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर कॉर्टेक्स वाला रीजन मेडुलरी पिरामिड बनाता है, वैसा ही यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे देखो बीच बीच में ही जा रही है। इसकी वजह से क्या होगा बेटा, अलग अलग चैम्बर्स बन गए। अंदर की तरफ क्या होगा बेटा, अलग अलग चैम्बर्स बन गए, और उन चैम्बर्स को आप बोलते हो बेटा क्या, रशन कोस्ट। क्या बोलते हो बेटा, रशन कोस्ट। बोले तो टेस्टिकुलर लोब्यूल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और एक टेस्टिस के अंदर, एक रशन के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। ठीक है, WFCT का पूरा नाम लिखूं, चलो, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर। अब देखिए, ट्यूनिका वेजिनलिस, हमने 3 कवरिंग की बात की थी, ट्यूनिका वेजिनलिस, देन उसके अंदर की तरफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और उसके अंदर की तरफ एक और लेयर आती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। 3 परत है, तो हमने 2 की अभी बात की है, एक तो की हमने ट्यूनिका वेजिनलिस और एक ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब बात आती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा की। अब वेस्कुलोसा जो है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, अब देखो ये जो चैम्बर्स बने थे, इसके ऊपर बेटा आपको ये रेड कलर की जो दिख रही है, ठीक है ना, ये जो रेड कलर की दिख रही है लेयर, ये वाली लेयर, ठीक है ना, ये जो रेड कलर की लेयर दिख रही है बेटा, ये रेड कलर की लेयर आप क्या कहलाती है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अब इसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है, ठीक है ना, इसके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है। ठीक है ना, रक्त प्रवाह बहुत अच्छा होता है, ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है, बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसका नाम बोला क्या, वेस्कुलोसा। क्योंकि वेस्कुलर टर्म किसके लिए आता है, ब्लड सप्लाई के लिए आता है। ठीक है, वेस्कुलोसा। क्लियर यहां तक। तो हमने 3 लेयर की बात की है, एक तो है ट्यूनिका वेजिनलिस, सबसे बाहर वाली, देन उसके अंदर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और उसके अंदर क्या है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये 3 लेयर हो गई। अब मैंने जो ये रशियन कोस्ट बताए हैं, कम से कम 250 के करीब बने थे। ठीक है, अब इन रशियन कोस्ट के अंदर बेटा प्रेजेंट होते हैं क्या, शुक्र जनन नलिकाएं। क्या होती है, शुक्र जनन नलिकाएं। क्लियर, शुक्र जनन नलिकाएं को आप इंग्लिश में बोलते हो सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ठीक है, ये वही जगह है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वही जगह है जहां पे शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है,
तो टेस्टिस के अंदर। अगर आपसे पूछे टेस्टिस के अंदर भी कहाँ होता है बताओ, तो क्या बोलोगे आप? शुक्र जनन नलिकाएं में, बोले तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, एक वृषण के अंदर कितने कोष्ठ है? वृषण कोष्ठ 250, और एक वृषण कोष्ठ के अंदर कम से कम 2 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं होती है। और ये शुक्र जनन नलिकाएं कॉइल्ड होती है बहुत ज्यादा, मतलब इनमें बहुत सारी कॉइलिंग होती है। ठीक है, ये देखो आपको आडी टेढ़ी ऐसी दिख रही होगी, तो इनमें बहुत सारी कॉइलिंग दिखती है। ठीक है, तो ये शुक्र जनन नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, अगर देखो मैं यहाँ पे बात करें, पॉइंट समझिएगा ध्यान से। कम से कम 2 से 3 मैंने बोला था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलके एक पतली सी डक्ट बनाएगी। ठीक है ना, एक स्ट्रेट पाइप बनाएगा। ये देखो एक स्ट्रेट पाइप दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये स्ट्रेट पाइप दिख रहे। इन पाइप को, इन सीधी नलिकाओं को क्या बोलते हैं आप? ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या बोलते हो? ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई। ठीक है, ट्यूबुलाई रेक्टाई बोले तो आप सीधी नलिकाएं। ये जो सीधी नलिकाएं हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक नलिका खुली यहाँ पर, ठीक है, इनसे एक नलिका निकली है, इसको बोला आपने ट्यूबुलाई रेक्टाई। अब ये ट्यूबुलाई रेक्टाई बेटा एक लेयर से पास होती है। ठीक है, एक लेयर का नाम है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेयर का नाम है मध्य विभाजन दर्शन, विभाजक दर्शन। क्या है बेटा यहाँ पे? मध्य विभाजक दर्शन। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे, सॉरी, यस, अब देखिएगा यहाँ पे, एक जो ये आपको ये ब्लू कलर की लेयर दिख रही है आपको, ये वाली लेयर, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया की थिकनेस की वजह से इंक्रीज हुई है। ये थिकनेस इंक्रीज हो गई ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और इसको आप बोलते हो मीडिया स्टीनम। क्या बोलते हो बेटा? मीडिया स्टीनम। ये पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूं, इसको बोलते हो मीडिया स्टीनम, मीडिया स्टीनम। क्लियर यहाँ तक? इसको बोलते हो क्या? मीडिया स्टीनम। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, ये जो ट्यूबुलाई रेक्टाई है, ये सीधी नलिकाएं जो है, ये ओपन होती है किसके अंदर? ये देखो छोटी छोटी ओपन हो गई नलिकाएं। ठीक है, ये एक जाल नुमा संरचना बनाता है। क्या बनाएगा बेटा? एक जाल नुमा संरचना, उसको बोलते हो आप वृषण जालक। क्या बोलते हो बेटा? वृषण जालक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस। क्लियर यहाँ तक? रेटेटेस्टिस। अब ये रेटेटेस्टिस से छोटी छोटी नलिकाएं निकलेगी, पतली पतली, कम से कम 10 से 12 नलिकाएं निकलेगी। ठीक है, और इन नलिकाओं को आप बोलते हो शुक्र वाहिका। ध्यान से सुनना, शुक्र वाहिका बोलेंगे, शुक्र वाहक नहीं है, शुक्र वाहिका। और इसको इंग्लिश में बोलते हो आप वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया, इफ्रेंशिया। क्या बोलते हो बेटा? वासा इफ्रेंशिया। ध्यान रखना, ये वास डिफरेंस नहीं है, वासा इफ्रेंशिया है, शुक्र वाहिका है, ना कि शुक्र वाहक है। ठीक है, अब ये शुक्र वाहिका किसमें खुलेगी? अधिवृषण में खुलती है। ठीक है, अधिवृषण को आप इंग्लिश में बोलते हो एपिडिडाइमस। ये ओपन होती है किसके अंदर? एपिडिडाइमस के अंदर, एपिडिडाइमस के अंदर ओपन होती है। ठीक है, तो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है, इतना मोटा कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इसको आप बोलते हो क्या? एपिडिडाइमस। अब ये एपिडिडाइमस के बेटा 3 भाग होते हैं। ठीक है, एक तो सबसे ज्यादा ऊपर वाला कॉइलिंग, हेड पोर्शन, इसको बोलते हैं आप शीर्ष भाग। क्या बोलते हो बेटा? शीर्ष भाग, शीर्ष भाग। क्या बोलते हो बेटा? शीर्ष भाग। या फिर आप इसको बोलते हो कैपट अधिवृषण। क्या बोलते हो? कैपट अधिवृषण। ये जो मध्य वाला भाग है, इसको आप बोलते हो बॉडी। ठीक है ना, मध्य भाग, और इसको बोलते हैं आप कॉर्पस अधिवृषण। क्या बोलते हो बेटा? कॉर्पस अधिवृषण। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, थर्ड पार्ट जो है, ये टेल, पूंछ नुमा भाग जो है, इसको बोलते हो पुच्छीय भाग। ठीक है ना, टेल की तरह है, और इसको बोलते हैं एक और नाम से काउडा अधिवृषण, बोले तो काउडा एपिडिडाइमस। अब इसका जो बेटा ये पूंछ वाला भाग है, इससे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। ठीक है ना, इससे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो यहाँ से निकलता हुआ यहाँ तक पहुंचा है, पीछे से निकलता हुआ। ठीक है, इसको बोलते हो आप शुक्र वाहक। क्या बोलते हो? शुक्र वाहक। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा? वास डिफरेंस। ठीक है, तो क्या हमने डिस्कस किया? सबसे पहले ध्यान से सुनना, क्या क्या था? हमने टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया है,
सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी? ट्यूनिका वेजिनेलिस, देन उसके अंदर की परत ट्यूनिका एल्बुजिनिया, देन उसके अंदर की परत ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि ट्यूनिका वेजिनेलिस की बात करें, दो लेयर है विस्रल पेराइटी, ठीक है, जो कि पूरी टेस्टिस को कवर किए है एक्सेप्ट उसके पीछे वाले भाग में, पोस्टीरियर साइड में, पीछे से कवर नहीं है क्योंकि वहां से ब्लड वेसल वगैरह निकलती है। ठीक है, तो बाकी पूरे पे है, बाकी पीछे सबसे पीछे वाली साइड पे नहीं है। कौन? ट्यूनिका वेजिनेलिस। ट्यूनिका एल्बुजिनिया की बात करें तो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया पूरी टेस्टिस पे कवर है। ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया पूरी टेस्टिस पे कवर है, साथ ही साथ अंदर उन्होंने कुछ कंपार्टमेंट बना दिए, ठीक है ना, अंदर कुछ खांचे जैसे स्ट्रक्चर बना दिए, जिसकी वजह से अंदर कंपार्टमेंट बन गए। उन कंपार्टमेंट को आपने बोला क्या? रशियन कोस्ट या फिर रशियन कोस्ट, कोस्ट नहीं कोस्ट, रशियन कोस्ट, या फिर आप उसको इंग्लिश में बोलते हो टेस्टिकुलर लोब्यूल। और वो कितने होते बेटा? 250 के करीब। एक टेस्टिस के अंदर कितने? 250। कितने? 250। अब ये जो रशियन कोस्ट बने हैं उसकी चारों तरफ एक लेयर होती है, ठीक है, जो कि टेस्टिस की इनर मोस्ट थर्ड लेयर है, उसका नाम क्या है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। क्या नाम है बेटा? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ओके, अब देखो ये जो रशियन कोस्ट बने हैं, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इनके अंदर शुक्र जनन नलिकाएं प्रेजेंट होती है, जिसको आप बोलते हो सेमिनिफेरस टिब्यूल। क्या बोलते हो बेटा? सेमिनिफेरस टिब्यूल। एक रशियन कोस्ट के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल प्रेजेंट होती है, ठीक है, और टोटल कितने कोस्ट है? 250 कोस्ट है। कितने बेटा? 250 कोस्ट है। अब ये जो रशियन कोस्ट है, इससे एक पतली पतली सीधी नलिका निकलती है, उसको आप बोलते हो ट्यूबुलार रेक्टाई या फिर सीधी नलिकाएं। क्या बोलते हो? सीधी नलिका या फिर ट्यूबुलार रेक्टाई। ठीक है, ये ट्यूबुलार रेक्टाई बेटा मिलके क्या बनाती है? ये ट्यूबुलार रेक्टाई मिलके बनाएगी बेटा रेटेटेस्टिस, या फिर आप उसको बोलते हो वृषण जालक। क्या बोलते हो बेटा? जालीनुमा संरचना है, इसलिए वृषण जालक बोला, उसको बोला हमने रेटेटेस्टिस। ठीक है, अब ये रेटेटेस्टिस छोटी छोटी डक्ट्स की फॉर्म में, ट्यूब की फॉर्म में निकलेंगी, और उसको आप बोलते हो शुक्र वाहिका। क्या बोलते हो? शुक्र वाहिका। और उसको इंग्लिश में बोलते हैं वासा इफ्रेंशिया। क्या बोलते हैं? वासा इफ्रेंशिया। अब ये बहुत सारी वासा इफ्रेंशिया, अलग अलग वासा इफ्रेंशिया, ये देखो छोटी छोटी वासा इफ्रेंशिया निकली, ठीक है, ये वासा इफ्रेंशिया मिलके एपिडिडाइमस बनाती है। क्या बनाती है बेटा? मिलके एपिडिडाइमस बनाती है, अधिवृषण बनाती है। तो बहुत ज्यादा कॉइलिंग होती है इनमें, बहुत ज्यादा क्या होती है बेटा? कॉइलिंग होती है। इसको बोलते हैं आप एपिडिडाइमस या फिर अधिवृषण। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। यस बेटा, शुक्र जनन नलिकाएं जो है वही मिलके एक ट्यूबुलर रेक्टाई बनाती है, बिल्कुल। ठीक है, अब बहुत ज्यादा इसमें क्या है बेटा? बहुत ज्यादा कॉइलिंग है, ठीक है ना। अब इसको बोला अधिवृषण। अब अधिवृषण के 3 पार्ट है, इसको ध्यान से समझना। सबसे ऊपर वाला भाग कौन सा है? शीर्ष भाग, ठीक है, जिसको आप बोलते हो कैपट अधिवृषण। ठीक है, नेक्स्ट बीच में है बॉडी वाला पार्ट। बॉडी वाला पार्ट उसको क्या बोलोगे? मध्य भाग, ठीक है, या फिर बोलोगे कॉर्पस अधिवृषण। और लास्ट आखिरी भाग है बेटा कौन सा? टेल वाला, पूंछ वाला भाग, उसको बोलोगे पूछिए भाग या फिर कौडा अधिवृषण। ठीक है, ये 3 पार्ट हो गए, कैपुट, ठीक है, कॉर्पस एंड कॉडा, ये 3 भाग हो गए। अब ये जो कॉडा एपिडिडाइमस है, ये कॉडा एपिडिडाइमस लास्ट वाला जो पार्ट है बेटा, यहाँ पर ये लास्ट वाला पार्ट जो है, मैं आपको दूसरे कलर से बताता हूँ इसको। यस, ये जो लास्ट वाला बेटा ये पार्ट है, ये लास्ट वाला पार्ट ना बेटा पीछे से निकलता हुआ है, टेस्टिस के पीछे से निकला और ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखो। और इस भाग को आप कहोगे क्या? शुक्रवाहक। क्या बोलोगे? शुक्रवाहक या फिर वास डिफरेंस। अब ये वास डिफरेंस स्पर्मेटिक कॉर्ड से होते हुए, ठीक है ना, ये वास डिफरेंस देखना, यहाँ से वास डिफरेंस निकली थी और इसी कॉर्ड से होते हुए, इसी कॉर्ड से होते हुए बाहर निकलेगी और एब्डोमेन में चली जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड अटैच है किससे? टेस्टिस से, इन वृषण से अटैच है। यहाँ पे ये देखो, ये पूरा यहाँ पे टेस्टिक स्पर्मेटिक कॉर्ड निकल रही है, उसके अंदर से निकल रही क्या? ये शुक्रवाहक वास डिफरेंस निकल रही है। क्लियर यहाँ तक? तो ये हमने अभी पढ़ी है वृषण की आंतरिक संरचना। क्लियर? क्या क्या पॉइंट देखे थे हमने? यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछे आप लोग। इतना पार्ट आया समझ में? चलिए आगे। अब देखिए जो हमने पढ़ा है उसको एक पॉइंट्स के थ्रू देखते हैं।
देखो नर जनन तंत्र हमने पढ़ा था, ठीक है ना, उसका एक डायग्रामेटिक व्यू देख रहे हैं, आपके सामने में एक डायग्रामेटिक व्यू रख रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले बात करें, टेस्टिस की बात की थी हमने, ये देखो टेस्टिस हो गया, मैं इनका कलर चेंज करता हूँ, ये देखिए ये टेस्टिस हो गई पूरी, ठीक है, ये वास इफ्सेंशिया, वासा इफ्सेंशिया निकल रही है, ये अधिवृषण हो गया एपिडिडाइमस, ठीक है। अब उसके बाद में बात करें एपिडिडाइमस की टेल वाले पार्ट से क्या निकल रही है बेटा, शुक्र वाहक निकल रही है, वास डिफरेंस निकल रही है। अब ये वास डिफरेंस यहां तक क्या है, एब्डोमेन रीजन है, ये वाला क्या है बेटा, ये एब्डोमेन एरिया हो गया, एब्डोमेन एरिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एंटर करती है, एब्डोमेन के अंदर एंटर करती है, ठीक है, एब्डोमेन के अंदर एंटर करेगी कौन बेटा, शुक्र वाहक, वास डिफरेंस एंटर करते हुए ये जो मूत्र नली है, बोले तो क्या, यूरेटर, क्या बोलते हैं इसको, यूरेटर, यूरेटर के चारों तरफ घूमेगी, ठीक है, ये घूमते हुए आई है, ये देखो दोनों साइड से निकलेगी बेटा, ठीक है ना, घूमते हुए आएगी और किससे मिलेगी, ये जो सेमिनल वेसिकल है, शुक्राशय की जो नलिका है, उससे जाके क्या मिल जाएगी, ये वाली पार्ट मिल जाएगी, ठीक है। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बस केवल इतना याद रखना है। यस, कलर रेड करें, ये रेड हो गया कलर, क्लियर यहाँ तक, ये शुक्राशय के नलिका से जाके मिल जाएगी और बनाएगी क्या, स्खलन नलिका, ठीक है, शुक्राशय के नलिका से मिल जाएगी और बनाएगी स्खलन नलिका, जिसे हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। चलिए अब देखो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। कुछ स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं, उससे पहले एक पॉइंट आपको अच्छे से बता दूं कि जो टेस्टिस है, ठीक है ना, हम टेस्टिस की बात कर रहे हैं, तो देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको टेस्टिस की बात की थी, तो एक टेस्टिस के अंदर, ठीक है, मैंने आपको बताया था एक टेस्टिस के अंदर, वन टेस्टिस के अंदर बेटा कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल है, वन टेस्टिस के अंदर कितने हैं, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल थे, ठीक है। अब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कितने सेमिनिफेरस टिब्यूल है बेटा, 2 से 3, ठीक है ना, 2 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ठीक है, सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ठीक है। तो कोई मुझे बता सकता है कि एक टेस्टिस के अंदर, एक टेस्टिस के अंदर कितने सेमिनिफेरस टिब्यूल होंगे, तो 750 से लेके 1000 तक सेमिनिफेरस टिब्यूल होंगे, ठीक है। अब ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। जैसे आप बात करते हैं किडनी के अंदर, किडनी में आप पढ़ते हैं नेफ्रॉन का, ये ठीक है, नेफ्रॉन का है, ओके। अब नेफ्रॉन जो है वो क्या है, किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अब टेस्टिस किससे मिलके बनी है बेटा, सेमिनिफेरस, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन क्या होता है, कहाँ होता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस बोलते हैं। इतना पार्ट आया समझ में, चले आगे, क्लियर यहाँ तक। अब देखिएगा उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर एक स्लाइड में और ओपन करता हूं, यस बेटा एक मिनट रुकिएगा। यस बेटा स्क्रीन दिख रही है आपको, स्क्रीन दिख रही है,
एसटी की बेटा, एसटी की फुल फॉर्म है सेमिनिफेरस टिब्यूल। एसटी की फुल फॉर्म है सेमिनिफेरस टिब्यूल। यस, अब देखिएगा ध्यान से, आप सुनिएगा। सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पर एपिडिडाइमस की, ठीक है ना बेटा, एपिडिडाइमस हमने पढ़ा था, जिसे आप बोलते हैं अधिवृषण। एपिडिडाइमस की बात करूं, या आपको कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। यस, एपिडिडाइमस की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये हाईली कॉइल्ड है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉइलिंग थी, हाईली कॉइल्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉइलिंग थी उसके अंदर। ओके, नेक्स्ट बात करें यहाँ पर इसकी लेंथ की बात करें, इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई कितनी है बेटा, 6 मीटर है। 6 मीटर क्या है बेटा, इसकी लेंथ है। क्लियर, हमने देखा था बहुत ज्यादा कॉइलिंग थी, इसलिए क्या है, 6 मीटर इसकी लेंथ है। ओके, कॉइलिंग मीन्स मतलब कि देखो, अगर आप मान लो कि ये ना धागा है, या फिर आप बात करें पतंग उड़ाते हैं, मंजा होता है ना, अब वो मांझा कैसे उलझ जाता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा उलझ जाता है, वैसे उलझा हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं आप क्या, कॉइलिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करें फंक्शन की। फंक्शन की बात करें तो बेटा ये मैच्योरेशन कराता है, मतलब विकसित कराता है, स्पर्म को मैच्योर कराएगा, ठीक है ना, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, वो भी कैसा, फंक्शनल मैच्योरेशन। फंक्शनल मैच्योरेशन किसका, स्पर्म का। स्पर्म का क्या कराएगा बेटा, फंक्शनल मैच्योरेशन कराएगा, ठीक है। और फंक्शनल मैच्योरेशन में मतलब क्या होता है बेटा, उनकी चलने की, जो स्विम करने की कैपेबिलिटी है, जिसे आप बोलते हो मोटिलिटी, क्या बोलते हो बेटा, मोटिलिटी। साथ ही साथ बात करें फर्टिलाइज करने की, निषेचन करने की जो क्षमता है, उसे आप बोलते हो फर्टिलिटी। क्या बोलते हो बेटा, फर्टिलिटी। ये दोनों क्या करता है बेटा, इंक्रीज कराएगा, ये दोनों क्या करेगा, इंक्रीज कराएगा, ठीक है। मैच्योरेशन बेटा, मैच्योरेशन जो प्रोसेस होती है, इसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, मैच्योर करना, ठीक है ना, केमिकल कुछ चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस आपकी कोर्स में नहीं है, बस आपको पॉइंट याद रखने, आपके जो भी कोर्स के अंदर होगा वो सब चीज मैं आपको बताऊंगा। अब जहां जहां आपको ये पॉइंट याद रखने, केवल पॉइंट याद रखना है, प्रोसेस नहीं पढ़नी, बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है, ये सारी आपको हायर क्लासेस के अंदर बताएंगे, ठीक है ना। कुछ चेंजेस होते हैं, रासायनिक कुछ चेंज होते हैं, ठीक है, मॉर्फोलॉजी चेंज होती है इनकी, ठीक है, मॉर्फोलॉजी चेंज होती है, जिसको आप बोलते हो फंक्शनल मैच्योरेशन, ठीक है। कैसे होता है ये सारा आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, केवल आपको पॉइंट याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बस इतना ही आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, स्पर्म को, स्पर्म को टेम्पररी स्टोर करता है, टेम्पररी स्टोर करता है, मतलब थोड़े टाइम के लिए स्पर्म को क्या करता है, स्टोर करता है, अबाउट 1 मंथ, मंथ 1 महीने के करीब क्या करता है बेटा, स्पर्म को स्टोर करके रखता है, ठीक है ना, 1 महीने के अंतराल में ये क्या करता है, 1 महीने तक स्टोर करके रखता है, कौन, अधिवृषण। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें स्पर्म की, स्पर्म जो है, एक तो पहली बात तो उसमें ऐसा चेंजेस लाए जिसकी वजह से मोटिलिटी इंक्रीज हुई, बट जब अधिवृषण में स्पर्म है, तब उसकी मोटिलिटी को हमें खत्म नहीं करना है, ठीक है ना, उसकी जो एनर्जी है, ठीक है ना, उसके अंदर जो एनर्जी है उसको कंजर्व करके रखना है, ताकि जब ये मादा के जनन तंत्र के अंदर एंटर करे, ठीक है ना, अंदर जाए, तब ये अच्छे से स्विम करके ओवम के पास, अंडाशय के, अंडा के पास क्या होगा बेटा, पहुंचकर और निषेचन कर सके। इसीलिए इसको क्या किया जाता है बेटा, उसकी पहले स्पीड कम की जाती है, ठीक है ना, अभी स्पीड हो गई तो आपस में टकरा टकरा के तो स्पीड खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इसलिए इनको स्पीड कम की जाती है, उसको आप बोलते हो डीकैपेसिटेशन, डीकैपेसिटेशन, डीकैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का क्या हुआ बेटा, डीकैपेसिटेशन होना, मतलब क्या, स्पीड कम होना। अब बात आती है कि सर ये स्पीड बढ़ेगी कब, जैसे ही ये वजाइना के अंदर एंटर करता है, ठीक है ना, जैसे ही सीमेंट वजाइना के अंदर एंटर किया जाएगा, बोले तो क्या, वीर्य सेचन जैसे ही होगा, वीर्य सेचन होते ही ये कैपेसिटेशन हो जाएगा, मतलब डीकैपेसिटेशन से कैपेसिटेशन हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं डीकैपेसिटेशन कहाँ हुआ, अधिवृषण के अंदर, और कैपेसिटेशन कहाँ होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, या फिर बोले मादा जनन तंत्र के अंदर, ठीक है, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट यहां पर बात करें स्पर्म के अंदर, बात करें यहां से बात करें तो हेल्प करता है किसके अंदर, हेल्प इन प्रोपेल स्पर्म इनटू वास्ट डिफरेंस,
मतलब कि अधिवृषण से स्पर्म को भेजता है किसके अंदर, वास डिफरेंस के अंदर। मैंने आपको बताया था जो कॉडा वाला पार्ट है, कॉडा अधिवृषण है, उसकी पतली सी वहां से नलिका निकल रही है जो वास डिफरेंस बना रही है। अब वो वास डिफरेंस के अंदर स्पर्म को कौन भेजेगा, ये एपिडिडाइमस भेजता है। क्या कौन भेजता है बेटा, एपिडिडाइमस भेजता है बाय पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। पेरिस्टाल्टिक पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन पता है आप लोगों को, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन पता है आप लोगों को। ये देखो अगर मैं बात करूं, जो आते होती है इंटेस्टाइन होती है, उसके अंदर भी पेरिस्टालसिस चलता है, ठीक है ना। मतलब कि फूड जो है आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसे बढ़ता जाएगा। इसको बोलते हैं हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है ना। जैसे बात करें ये, ठीक है, ऐसा मूवमेंट होता जाएगा तो फूड जो है वो आगे मूव करता जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही स्पर्म भी आगे मूव करते जाएंगे, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर यहाँ पे, ओके। इसको आप एक तरह से सेगमेंटल सीक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन में बोलते हो, और हिंदी में आप इसको बोल सकते हो कर्म कुंचन। क्या बोल सकते हो बेटा, कर्म कुंचन, ओके। तो ये पॉइंट, ये फंक्शन हुए किसके, एपिडिडाइमस के। नेक्स्ट बेटा यहां पर आता है वास डिफरेंस के, ठीक है। स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है, आप देख लेना यहाँ पर वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, ठीक है ना। वास डिफरेंस की मैं बात करूं, वास डिफरेंस जो है, वास डिफरेंस की बात करें फंक्शन की, तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये स्पर्म को भेजेगा कहां पर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराएगा और एपिडिडाइमस से लेके आएगा किसको, स्पर्म को, ठीक है ना। क्या करता है वास डिफरेंस, एपिडिडाइमस से स्पर्म को लेके आता है, ठीक है, और लेके कहां गिराएगा उसको, यूरेथ्रा के अंदर सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ, ठीक है। इस प्रोसेस को हम देखेंगे। अब बात आती है कि सर ये वास डिफरेंस टेस्टिस से निकल के एब्डोमेन तक कैसे आई, ठीक है ना। यस, अब यहाँ पे वास डिफरेंस की बात करें तो ये जो वास डिफरेंस जो है, वास डिफरेंस क्या होती है बेटा, वास डिफरेंस जो है वो एंटर करती है किसके अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एंटर करती है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी, मान लो ये एब्डोमिनल कैविटी है पूरी, नीचे से आ रही है वास डिफरेंस, ये एक लेयर हो गई, इसके अंदर एंटर की, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एंटर करती है। देन वो यूरेटर मूत्र नलिका, ठीक है ना। अभी मैंने देखा था, ये देखो यहाँ पे मैंने बात की थी, ये एब्डोमेन एरिया है, उसके अंदर एंटर की। देन उसके बाद में बात करें, ये मूत्र नली जो है उसकी चारों तरफ घूमेगी, ठीक है ना, चारों तरफ घूमेगी। देन उसके बाद में ये मिलेगी किससे जाके, मूत्र नली के चारों तरफ घूम के ये मिलेगी किससे, ये जो शुक्राशय है, शुक्राशय की जो ये डक्ट है, इस डक्ट के साथ जाके क्या मिलेगी, यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। लूप बना के, और यहाँ पर डक्ट के साथ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ मिल जाएगी, और मिलके एक डक्ट बना देंगे, ठीक है। सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल से निकली डक्ट, और एक डक्ट कहां से आई है, वास डिफरेंस से, और दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बना दी है, उसको बोलते हैं आप इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हो बेटा, इजैकुलेटरी डक्ट या फिर स्खलन नलिका, स्खलन नलिका। क्लियर यहां तक। तो ये वाला पार्ट है जो कि हम समझने जा रहे हैं वास डिफरेंस के लिए, ध्यान से सुनिएगा। यस, वास डिफरेंस की बात करें तो वास डिफरेंस एब्डोमिनल कैविटी से कहां जाएगी, कॉइल होगी किसके अराउंड, कॉइल अराउंड यूरेटर, यूरेटर बोले तो मूत्र नली थी, यूरेटर के अराउंड कॉइल हुई थी, लूप बनाया था एक, ठीक है। देन उसके बाद में बात करें, कॉइल होने के बाद में सेमिनल वेसाइकल की डक्ट से मिली थी, ठीक है, ये सेमिनल वेसाइकल की डक्ट है, ठीक है। और ये क्या है बेटा, वास डिफरेंस की, ये सेमिनल वेसाइकल की डक्ट है, और ये वास डिफरेंस की डक्ट है, ठीक है। दोनों मिलके आपस में क्या बना रहे बेटा, इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बना रहे बेटा, इजैकुलेटरी डक्ट बना रहे, जिसको आप स्खलन नलिका भी बोलते हो, ठीक है। ये मिलके क्या हो जाएगी, सेमिनल वेसाइकल से मिलेगी, रिसीव, रिसीव सेमिनल वेसाइकल,
सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है, और मिलके क्या बना देगी बेटा, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट बना देगी। और ये इजैकुलेटरी डक्ट ओपन हो जाएगी किसके अंदर बेटा, मूत्र मार्ग। यहाँ पे ये देखो, ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है, यहाँ पर जो ये डक्ट बनी है, इधर ये जो डक्ट बनी है वो ओपन हो जाएगी किसके अंदर बेटा, मूत्र मार्ग के अंदर ओपन हो जाएगी। यहाँ से ये मूत्र मार्ग के अंदर ओपन हो जाएगी, ठीक है, किसके अंदर ओपन हो जाएगी, मूत्र मार्ग के अंदर, ठीक है, ओपन इन प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है, जिसको आप बोलते हो मूत्र मार्ग। क्लियर। अब देखिएगा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, अब देखो जो मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग जो होता है बेटा वो 3 पार्ट से मिलके बना है, ठीक है, मूत्र मार्ग है, मान लो ये यूरेथ्रा है, ठीक है ना, ये 3 भाग से मिलके बना है। एक तो है प्रोस्टेटिक, क्या है बेटा, प्रोस्टेटिक, ठीक है, एक बीच वाला पार्ट कहलाता है मेम्ब्रेनस, ठीक है, ये इंग्लिश के नेम है मेम्ब्रेनस, और लास्ट वाला कहलाता है बेटा फिनाइल, ठीक है ना, पेनिस के अंदर, शिश्न के अंदर ओपन हुआ है इसलिए इसको बोला क्या, फेनाइल, या फिर आप इसको बोलते हो स्पॉन्जी, स्पॉन्जी यूरेथ्रा, ठीक है, सबके आगे यूरेथ्रा लगा लो, यूरेथ्रा, ये भी क्या है यूरेथ्रा, और ये भी क्या है यूरेथ्रा, ठीक है, तो यहाँ पे 3 भाग हो गए, ठीक है। अब देखो जब मैं बात करूं यहाँ पर कि कॉइल होगी किसके, यूरेटर के अराउंड, अब यूरेटर के अराउंड जब कॉइलिंग होती है तो यूरेटर के जस्ट नीचे बेटा यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है ना, मूत्र नली जो है, अभी देखो मैं आपको डायग्राम में बताता हूं, ये देखो, ये जो यूरेटर है, मूत्र नली जो है, उसके नीचे ही क्या प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पर मूत्राशय प्रेजेंट है। तो मूत्राशय के अराउंड भी हल्की सी लूप होती है, ठीक है, मूत्राशय के अराउंड भी हल्का सा घूमता है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे ये देखो मान लो ये मूत्राशय, अब यहाँ से मूत्र नली का, ठीक है ना, मूत्र नली जो निकल आके यहाँ पे एंटर होती है किसके अंदर, मूत्राशय के अंदर। अब यहाँ से जब वास डिफरेंस आएगी तो इसकी तरफ भी घूमेगी ना, ऐसे घूम के आएगी, इसलिए बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर दोनों के अराउंड क्या बनती है, लूप बनाती है, ठीक है। प्रोस्टेटिक मीन्स बेटा, प्रोस्टेटिक ग्लैंड जो हमने पढ़ी थी, मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है ना बेटा, एसेसरी ग्लैंड, प्रोस्टेटिक ग्लैंड, उसके नाम से ये पड़ा है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है। देन उसके बाद में मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है और एक फिनाइल यूरेथ्रा, क्लियर। जब हम पार्ट पढ़ेंगे ना पेनिस का स्ट्रक्चर तब उस पे देखेंगे, ठीक है। तो यहां तक हमने बात की है वास डिफरेंस की। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से आ रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पाथ ऑफ स्पर्म, स्पर्म का पाथ क्या है, मार्ग क्या है, पाथ ऑफ स्पर्म, पाथ ऑफ स्पर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाथ ऑफ स्पर्म क्या है बेटा, कि सबसे पहले बेटा कहां पे बने, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर बने, ठीक है। सेमिनिफेरस टिब्यूल से होते हुए कहां गए बेटा, ट्यूबुला रेक्टाई, ठीक है, सेमिनिफेरस टिब्यूल से ट्यूबुला रेक्टाई, उसके बाद में रेटेटेस्टिस पे पहुंचे थे, रेटेटेस्टिस, ठीक है। देन उसके बाद में वास इफ्रेंशिया, सॉरी वासा इफ्रेंशिया, ठीक है, वासा इफ्रेंशिया से होके कहां गए बेटा, वास डिफरेंस या फिर एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस, वेरी गुड, एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस। देन उसके बाद में वास डिफरेंस, ठीक है, वास डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट, किसमें आएंगे बेटा, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट से बेटा किसमें ओपन हो जाएंगे, यूरेथ्रा के अंदर ओपन हो जाएंगे, किसमें हो जाएंगे बेटा, यूरेथ्रा के अंदर। तो ये पाथ ऑफ स्पर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया नीट के अंदर, ठीक है। और यूरेथ्रा कहाँ है बेटा, पेनिस के अंदर है, और यूरेथ्रा से आउटसाइड बॉडी, मतलब कि इंसेमिनेशन हो जाएगा फीमेल के ट्रैक के अंदर, ठीक है। तो इसको आप बोलते हो क्या, इजैकुलेशन प्रोसेस, ठीक है। अगर बाहर निकालना इज इजैकुलेशन प्रोसेस मेल बॉडी की,
और फीमेल बॉडी के अंदर एंटर कराना क्या कहलाता है, वीर्य सेचन या फिर इंसेमिनेशन। क्लियर यहाँ पर? यस बेटा, मैच्योरेशन, स्पर्म का मैच्योरेशन एपिडिडाइमस में होगा, ठीक है, एपिडिडाइमस में होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं होगा, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं होगा, एपिडिडाइमस में होगा, मैच्योरेशन एपिडिडाइमस में होगा। तो ये पॉइंट आप याद रखें, पाथ ऑफ स्पर्म। क्लियर यहाँ तक? अब देखिएगा, एक पॉइंट यहाँ पर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी आ सकता है स्टेटमेंट बेस पे, कि दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है इंट्रा टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर और एक होता है एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर। इंट्रा टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है बेटा? इंट्रा टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर मतलब टेस्टिस के अंदर की तरफ क्या स्ट्रक्चर है, टेस्टिस के अंदर क्या है उसको बोलते हो इंट्रा टेस्टिकुलर, और टेस्टिस के बाहर कौन से स्ट्रक्चर है उसको बोलते हो एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर। अब इंट्रा टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर क्या आएगा बेटा, शुक्र जनन नलिकाएं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, ट्यूबुला रेक्टाe, ट्यूबुला रेक्टाe कहां पे प्रेजेंट थी, अंदर ही थी टेस्टिस के। देन दर्शक जालक या दर्शन जालक बोले तो रेटे टेस्टिस, ठीक है, और उसके बाद में शुक्र वाहिका, ध्यान रखिएगा शुक्र वाहक नहीं है, शुक्र वाहिका है, बोले तो क्या, वासा इफ्रेंशिया, क्या है बेटा, वासा इफ्रेंशिया। ये सारे क्या है, इंट्रा टेस्टिकुलर, टेस्टिस के अंदर। अब नेक्स्ट आता है बेटा एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर, मतलब टेस्टिस के बाहर। टेस्टिस के बाहर कौन से बेटा, तो सबसे पहला अधिवशन एपिडिडाइमस, ठीक है, नेक्स्ट है शुक्र वाहक वास डिफरेंस, और स्खलन नलिका इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर यहां तक? तो ये क्या है सारे बेटा, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर मतलब टेस्टिस के बाहर। तो ये क्वेश्चन आता है, आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर यहां तक? यस, वजाइना के अंदर बेटा कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटेशन प्रोसेस, ठीक है ना। इतना ज्यादा डिटेल में है नहीं, बस केवल आपको जितना पॉइंट बताया उतना याद रखिए, वो इतना सारा नहीं आता है। वो हायर क्लासेस में क्या पढ़ोगे, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर पढ़ लोगे तो बाद में क्या करोगे, ठीक है, मस्ती करनी है क्या फर्स्ट ईयर के अंदर, मस्ती भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, बट अभी जितना हमारे नीट के लिए काम का है उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। यस, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा कि पुरुष लिंग सहायक नलिका कौन कौन सी है, मतलब कि मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, ठीक है ना, हमने सहायक अंग तो पढ़े, अब यहाँ पे सहायक नलिका कौन कौन सी है। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी के अंदर लाइन लिखी हुई, सबसे पहले वृषण जालिका जिसे आप रेस्टिस बोलते हो, ठीक है, शुक्र वाहिकाएं जिसे आप बोलते हो वास इफ्रेंशिया, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें अधिवृषण जिसे आप बोलते हो एपिडिडाइमस, और शुक्र वाहक जिसे आप बोलते हो वास डिफरेंस। ये क्या है बेटा, पुरुष लिंग सहायक नलिका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ नीट के अंदर, कौन कौन सी मेल सेक्स एसेसरी डक्ट है, बोले तो पुरुष लिंग सहायक नलिका है। तो सबसे पहला बात करें रेटेटेस्टिस जिसे वृषण जालिकाएं बोलते हैं, वास इफ्रेंशिया वासा इफ्रेंशिया जिसे आप शुक्र वाहिका बोलते हैं, अधिवृषण एपिडिडाइमस, और शुक्र वाहक वास डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इन पॉइंट्स को, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट अभी मैंने बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर यहाँ तक? यस, अभी बेटा आपको जैसे पीडीएफ वगैरह नहीं मिली होगी, मॉड्यूल मिला नहीं है, तो अभी आप केवल मेरा ये वाला पीडीएफ, ठीक है ना, अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं पीडीएफ की फॉर्मेट पे देता हूँ, तो आप यही पीडीएफ पढ़ लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर आपको जब भी हार्ड कॉपी मिले तब एक बार आप हल्की सी रीडिंग लगा देना। क्लियर यहाँ तक? यस, इजैकुलेटरी डक्ट बेटा एब्डोमेन में होती है, बिल्कुल एब्डोमेन में होती है। क्लियर? तो अभी तक हमने यहाँ पर डिस्कस किया है टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में, पाथ ऑफ स्पर्म देखा, एपिडिडाइमस के बारे में देखा है। नेक्स्ट आता है बेटा यहाँ पे सहायक जनन ग्रंथियां, ठीक है, सहायक जनन ग्रंथियां मतलब कि ऐसी ग्रंथियां जो सहायता कर रही है, ठीक है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, ठीक है ना। हमने पढ़ा था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसे हम बोलते हैं सहायक जनन अंग, ठीक है ना, जनन करने के लिए, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कौन सी ग्लैंड हेल्प करती है उसको आप बोलते हो सहायक जनन ग्रंथियां। क्या बोलते हो बेटा, सहायक जनन ग्रंथियां। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए सहायक जनन ग्रंथियां की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेमाइनल वेसाइकल,
क्या पढ़ेंगे बेटा? सेमिनल वेसिकल, जिसे आप बोलते हो शुक्राशय, ठीक है। एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जिससे आप बोलते हो प्रोस्टेट ग्रंथि, और एक है बल्बो यूरेथ्रल, जिसका एक और नाम मैंने आपको बताया था, काउपर्स ग्लैंड। याद है आपको? काउपर्स ग्लैंड साइंटिस्ट के नेम पे रखा था, काउपर्स ग्लैंड, जिसको आप एक और नाम से बोलते हो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। क्या बोलते हो बेटा? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, ठीक है। अब सबसे पहले बात करें सेमिनल वेसिकल की, तो सेमिनल वेसिकल बेटा कहां पे प्रेजेंट होता है वो देखिएगा। तो यूरिनरी ब्लैडर, सेमिनल वेसिकल का मैं आपको बताता हूं। ये देखो, ध्यान से देखना, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर जो है, सामने आपके सामने मान लो ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। अब इन यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की तरफ और डॉर्सल साइड और लेटरल में ये सेमिनरी, ये ब्लैडर है, ठीक है। और पंखनुमा संरचना होती है, लीफ की तरह स्ट्रक्चर होता है, दोनों तरफ पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। कौन? सेमिनिफेरस, सॉरी सेमिनल वेसिकल। वन पेयर है, एक जोड़े में, मैंने आपको पहले बताया था, पेयर्ड होती है, जोड़ा होता है इनका, ठीक है ना। तो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की तरफ दोनों साइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आप सेमिनल वेसिकल। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो प्रोस्टेट ग्लैंड देखो ये रिप्रेजेंट, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। किसके अराउंड है? जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है उसके अराउंड प्रेजेंट होती है क्या? प्रोस्टेटिक ग्लैंड। और ये देखो छोटी छोटी आपको बल्ब की तरह दिख रही है, ठीक है, छोटे छोटे बल्ब की तरह दिख रही है, इसको आप बोलते हो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। क्या बोलते हो? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, ठीक है। क्लियर यहां तक? अब देखना ध्यान से, ये देखो यूरिनरी ब्लैडर है, इसके पीछे की तरफ ये जो निकली हुई है, इसको क्या बोला हमने? सेमिनल वेसिकल। ये ग्लैंड क्या है बेटा? सेमिनल वेसिकल। नेक्स्ट बात करें, ये वाला जो बात करें, ये यूरिनरी ब्लैडर है बेटा, और पीछे की तरफ है इसके, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या है बेटा? ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो अनपेयर्ड है। क्या है बेटा? अनपेयर्ड है। मैंने आपको बताया था प्रोस्टेट ग्लैंड जो है अनपेयर्ड है। इंक चेंज करूं मैं? अनपेयर्ड, अनपेयर्ड, ठीक है ना। और इसके अंदर कितने लोब होते हैं? 5 लोब होते हैं, 5 लोब होते हैं इसके अंदर बेटा, 5 लोब प्रेजेंट होते हैं। देखो ऐसी ग्लैंड होती है ये देखो ऐसी ग्लैंड होती है ये, ठीक है। अब ये एक ही ग्लैंड है, सिंगल है, और इसमें 5 लोब होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग कंपार्टमेंट्स बना दे, ठीक है ना, अलग अलग कंपार्टमेंट्स बना दे, ये 5 लोब हो गए, 1 2 3 4 5, इसलिए बोलते हैं इसको अनपेयर्ड। और इसके अंदर लोब कितने हैं? 5 लोब है। कितने लोब है? 5 लोब है, ओके। अब यहाँ पर बात करते हैं जो सेमिनल वेसिकल है, उसको आप हिंदी में बोलते हो शुक्राशय। शुक्राशय जो है, इसका जो सिक्रीशन है, इसका जो स्रावन होता है, ठीक है ना, सिक्रीशन होता है, वो वीर्य का 60 से 70% भाग बनाता है। 60 to 70% पार्ट जो है वीर्य का, वो किसकी वजह से? शुक्राशय की वजह से, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? तो फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज शुगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, फ्रक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है। अब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, बहुत अच्छा पॉइंट, वैसे पूछा नहीं जाता बट एक तरह से नॉलेज के लिए बेसिस पे, कि फ्रक्टोज जो है ह्यूमन की बॉडी में कहीं नहीं मिलता। पहला पॉइंट तो ये। सेकंड पॉइंट ये कि मेल के अंदर सीमेन जो होता है उसके अंदर केवल फ्रक्टोज मिलता है। मतलब फीमेल की बॉडी में फ्रक्टोज कहीं नहीं मिलेगा, पूरी बॉडी के अंदर फ्रक्टोज कहीं नहीं मिलेगा, मेल के अंदर भी कहीं नहीं मिलेगा पूरी बॉडी में, एक्सेप्ट द सीमेन। अब बात आती है कि सर इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट आपने क्यों बताया? तो देखो बेटा, जब रेप का केस होता है, ठीक है ना, रेप का, बलात्कार का वगैरह का जो केसेस होते हैं, तो उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रक्टोज का, अगर मान लो कि फीमेल की बॉडी के अंदर या रिप्रोडक्टिव, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर अगर फ्रक्टोज मिल जाए, इसका मतलब क्या है? उसकी बॉडी में सीमेन गया है। मतलब कि रेप का केस क्या होता है बेटा, ये प्रूफ हो जाता है, क्योंकि फीमेल की बॉडी में तो फ्रक्टोज कहीं बन ही नहीं सकता। अब उसकी बॉडी में मतलब क्या, कोई रेप का केस हुआ है, यहाँ बात करें सीमेंट का, अंदर इंसेमिनेशन किया गया है, तो ये प्रोसेस कहलाती है, हेल्प करती है किसके अंदर? फॉरेंसिक रिपोर्ट के अंदर, ठीक है ना, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, ओके। तो
ये वाला पॉइंट आप याद रखिए। वैसे कॉन्सेप्ट है, बस आगे आपको फिर भी बता दिया जाता है हायर क्लासेस के अंदर, एमबीबीएस में भी बताते हैं इसे, बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉरेंसिक पर्पज से। नेक्स्ट बात करें, अब ये जो फ्रक्टोज है बेटा, फ्रक्टोज का काम क्या है, ठीक है ना, फ्रक्टोज का काम क्या होता है, तो ये स्पर्म का ईंधन है, ठीक है ना, फ्यूल है स्पर्म का। स्पर्म का क्या है बेटा, फ्यूल है, एनर्जी है ये स्पर्म की। हम बोलते हैं ना गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हैं, अब ये इसका पेट्रोल क्या है, फ्रक्टोज है स्पर्म का। नेक्स्ट बात करें, फाइब्रोनोजन प्रेजेंट होता है, फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होता है। तो आपको पता है फाइब्रिनोजन आपने पढ़ा होगा, क्लॉटिंग जो धक्का बनता है, ठीक है ना, तो क्लॉटिंग के लिए फाइब्रिनोजन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या करता है, सीमेंट को गाढ़ा कर देता है, ठीक है ना, गाढ़ा कर देगा, क्लॉट कर देगा, ताकि स्पर्म ज्यादा मूव नहीं कर सके। जब मेल की बॉडी में होगा तो स्पर्म का मूवमेंट नहीं कराना है, अगर ज्यादा मूव किए तो उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। अगर गाड़ी ज्यादा इधर उधर घूमती रही तो क्या होगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा ना उनका, ठीक है, लिमिटेड एनर्जी उनके पास में। तो स्पर्म की ज्यादा घूमे नहीं, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या कर दिया बेटा, गाढ़ा कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मोटिलिटी क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, क्या होते हैं बेटा, इनमें प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। अब बात करें प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, कि फीमेल बॉडी के अंदर, जैसे ही फीमेल बॉडी के अंदर इंसेमिनेशन होता है, वीर्य सेचन होता है, ठीक है ना, फीमेल बॉडी में जैसे ही सीमेंट गया, तो फीमेल बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर कॉन्ट्रेक्शन कराएगा, ठीक है, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रेक्शन कराएगा, ठीक है, और यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से, पेरिस्टाल्सिस होने की वजह से, ठीक है, मान लो ये पोर्शन मेरा यूट्रस है, ठीक है, और ये क्या है बेटा, फेलोपियन ट्यूब है। मान लो ये यूट्रस पोर्शन है और ये फेलोपियन ट्यूब है ये पूरी। अब ये यूट्रस से अंदर क्या कराएगा बेटा, कॉन्ट्रेक्शन कराएगा। अब स्पर्म जो है मूव करते करते कॉन्ट्रेक्शन की वजह से ये पहुंच जाएंगे कहां पे, एम्पुला तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, एम्पुला स्ट्रक्चर थोड़ा आइडिया होगा, और वहां पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, कॉन्ट्रेक्शन कराने का काम करता है, मसल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन कराता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, इनमें प्रेजेंट होता है सिट्रेट। सिट्रेट क्या है बेटा, स्पर्म का न्यूट्रिएंट है, स्पर्म का न्यूट्रिएंट है, ठीक है, और साथ में है इनोसिटॉल। इनोसिटॉल भी प्रेजेंट होता है, ये ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है, ठीक है ना, ऑस्मोसिस प्रॉपर होने देता है, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है। क्लियर, तो यहां तक हमने पढ़ी है सेमिनल वेसिकल के बारे में। नेक्स्ट आता है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो वीर्य का 30% भाग है, ठीक है, 5 पिंडों से बना है, और क्या है बेटा, अनपेयर्ड है। क्या है बेटा, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो ये दूधिया स्रवन है, ठीक है ना, दूधिया स्रवन मतलब कि मिल्की सीक्रेशन है। न्यूट्रिएंट मींस बेटा न्यूट्रिशन, उनके जो भी केमिकल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिशन जो उसको सर्वाइव करने के लिए चाहिए, उसको बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट, ठीक है ना। तो ये सिट्रेट होता है जो कि उसको सर्वाइव करवाता है, ठीक है ना, उसका न्यूट्रिशन है, उसका खाना है वो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, दूधिया स्रवन मतलब कि मिल्की सीक्रेशन है, दूध की तरह सीक्रेशन, इसलिए बात करें सीमेंट का कलर कैसा होता है, व्हाइटिश कलर होता है, ठीक है। सिट्रिक अम्ल प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ओके। यहाँ पे सिट्रेट था, सिट्रेट बोलो या सिट्रिक एसिड बोलो, एक ही काम। तो इसीलिए सिट्रिक एसिड भी क्या करेगा, स्पर्म का न्यूट्रिएंट है। देन बात करें, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, ठीक है, कैल्शियम भी होता है और फॉस्फेट भी होता है। साथ ही साथ बात करें, स्कंदक एंजाइम होते हैं, स्कंदक मतलब कि क्लॉटिंग एंजाइम, स्कंदक मतलब क्लॉटिंग एंजाइम, क्लॉटिंग एंजाइम्स, क्लॉटिंग एंजाइम्स होते हैं, और प्री फाइब्रोलाइसिन होते हैं, प्री फाइब्रिनोलाइसिन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कि जैसे ही बात करें, स्टार्टिंग में तो क्लॉट रहेगा, स्टार्टिंग में तो बेटा क्या रहेगा, क्लॉट रहेगा, ठीक है, गाढ़ा रहेगा, बट जैसे ही ये फीमेल बॉडी के अंदर जाता है, तो ये जो सीमेंट होता है वो पतला हो जाता है, ठीक है। अब पतला क्यों होता है, अगर पतला नहीं होगा तो स्पर्म मूव नहीं कर पाएंगे उस गाढ़े सीमेंट में, और फीमेल बॉडी में जाने के बाद ये सीमेंट क्या हो जाता है बेटा, वीर्य जो होता है वो पतला हो जाता है, ताकि स्पर्म जो है वो आसानी से उसमें मूव कर सके, ठीक है। वो पतला किसकी वजह से होता है, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन की वजह से होता है। ये कन्वर्ट होता है, ठीक है, ब्रेक करेगा किसको, फाइब्रन फाइब्रस स्ट्रक्चर को, मतलब जो क्लॉट हो रखा था, जो विस्कस गाढ़ा बन रखा था, उसको क्या कर देगा, पतला कर देगा वीर्य को। क्लियर यहाँ तक, क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की बात करें, तो ये एक जोड़ी होते हैं, मूत्राशय के पार्श्व भाग में, पार्श्व भाग में प्रेजेंट होते हैं। पार्श्व भाग बोले तो क्या, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा,
ठीक है, पार्श्व भाग में प्रेजेंट होते हैं। पीएच कितना है 7.2। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मूत्र मार्ग की अम्लीयता मतलब एसिडिटी। एसिडिक नेचर जो एसिडिटी को क्या करते हैं बेटा खत्म करते हैं, क्योंकि मान लो कि वो उस मेल पार्टनर ने पहले यूरिन किया हो, यूरिनेशन प्रोसेस किया हो, ठीक है ना, मूत्र स्रावन बोले तो टॉयलेट करके आया हो, अगर मान लो वो टॉयलेट करके आए, ठीक है, तो उसकी यूरिन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है बेटा, अम्लीयता होती है उसकी, अम्लीय, ठीक है ना, एसिडिक नेचर होता है। अब उसके अंदर से अगर सीमेंट पास हुआ तो स्पर्म क्या हो जाएंगे बेटा, खत्म हो जाएंगे। शुक्राणु जो है वो अम्ल की वजह से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो खत्म होने की वजह से बात करें तो इसलिए जो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो मूत्र मार्ग की अम्लीयता को क्या करता है बेटा, नष्ट करता है। और स्नेह सेवन इसका मतलब होता है लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, ताकि फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, फ्रिक्शन ना हो इसलिए क्या करता है बेटा, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। तो इजैकुलेशन से पहले हल्का सा लुब्रिकेशन जो आता है पेनिस के ऊपर, ठीक है ना, ग्लांस पेनिस के ऊपर, बल्बस पोर्शन के ऊपर, उसको बोलते हैं आप क्या, लुब्रिकेशन प्रोसेस, वो इस बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि की वजह से आता है। ठीक है, लुब्रिकेशन की तरह हेल्प करता है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट पढ़े हैं। अब वीर्य का ये जो 60 to 70% है शुक्र शुक्राशय की वजह से, और इसकी पीएच होती है बेटा कितनी, 7.3। ठीक है ना, एल्केलाइन पीएच है, एल्केलाइन, ठीक है ना, इन सभी की एल्केलाइन है। ठीक है, यहाँ पर भी आप एल्केलाइन, ठीक है, और इसमें भी क्या है बेटा 7.2 है, ये भी क्या है एल्केलाइन। क्लियर यहाँ तक? तो अभी तक हमने पढ़े हैं बेटा क्या, सहायक जनन ग्रंथियां 3 तरह की पढ़ी है। ओके, ठीक है, तो अब इतना जो मैंने आपको पढ़ाया इसके अंदर, बस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, ग्रंथियों में केवल इतना ही आएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जो मैंने आपको बताया था बेटा वो सारा पॉइंट यहाँ पर है। एक पॉइंट आप याद रखिए, जो सेमिनल वेसाइकल है, केवल इसी के लिए पॉइंट आपको याद रखना है। सेमिनल वेसाइकल जो है वो डेवलप हुई किससे, वुल्फियन डक्ट से। मैंने आपको बताया था मेल के अंदर वुल्फियन डक्ट होती है, ये वुल्फियन डक्ट से डेवलप हुए क्या, सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, इतना पॉइंट आप याद रखें, बाकी सारा मैंने पॉइंट बता दिया आपको। ठीक है, सेमिनल वेसाइकल की जो डक्ट निकलती है, ठीक है ना, सेमिनल वेसाइकल की डक्ट वास डिफरेंस से मिलेगी, और मिलके क्या बनाएगी बेटा, इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बनाएगी बेटा, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, इनर लाइनिंग जो होती है ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, क्योंकि ग्लैंड है तो क्या होगी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सीमेंट का मैंने बता दिया ये पार्ट। ठीक है, ये सारा पोर्शन हम डिस्कस कर लिया है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट बेटा यहाँ पर आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। हमने देखा 5 लोब के होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होते हैं, और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की चारों तरफ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसका कंपोजिशन, हमने ये देखा। क्लियर? एक सेमिनल प्लाज्मिन भी होता है जो कि एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरिया को किल करता है, ये भी प्रोस्टेटिक ग्लैंड का सिक्रीशन है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा बल्बो यूरेथ्रल, जिसको आप काउपस ग्लैंड भी बोलते हो, वन पेयर होती है। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा की लेटरल साइड में, मतलब कि मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है उसकी साइड में प्रेजेंट होती है बल्ब की तरह, ठीक है ना, छोटे छोटे बल्ब की तरह। नेक्स्ट बात करें ट्रांसपेरेंट और स्लाइमी फ्लूइड, ट्रांसपेरेंट होता है इसका फ्लूइड, एकदम ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होता है। ठीक है, और पीएच क्या रहती है 7.2 या 7.3 कुछ भी बोल सकते हैं। फंक्शन क्या होगा, एसिडिटी जो है यूरेथ्रा की उसको खत्म करेगा, साथ ही साथ मूवमेंट, स्पर्म के मूवमेंट के लिए क्लीन करेगा, उस पाथ को, उस मार्ग को क्या करेगा, मूत्र मार्ग को क्लीन करेगा, ताकि स्पर्म खत्म ना हो सके, डिस्ट्रॉय, नष्ट ना हो सके। और साथ ही साथ में क्या करेगा बेटा, लुब्रिकेट करेगा, किसको, पेनिस, लुब्रिकेशन करेगा। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक पॉइंट समझ में आया बेटा? ये थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैंने आपको हिंदी में समझा दिया है। क्लियर? तो यहां तक हमने पढ़ा है सेमिनल ग्लैंड के बारे में, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में, और प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट टर्न पे हम बेटा देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, ये वीर्य वाला पार्ट हम नेक्स्ट टर्न पे देख लेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना काफी। ओके बेटा, या फिर ये वीर्य वाला पार्ट देख लें अभी 2 मिनट, वीर्य वाला पार्ट देख लें 2 मिनट के लिए? नहीं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना काफी। यस बेटा, जो होमवर्क है बेटा, होमवर्क जो मैं आपको कल दूंगा, ताकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना, थोड़ा बहुत, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें, लिंक करके सॉल्व कर सके। ठीक है, तो आज के लिए होमवर्क नहीं, कल से मैं स्टार्ट करूंगा देना। ठीक है, यस, वीर्य की मैं बात करूं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट 2 मिनट का पार्ट है केवल। वीर्य जो है
वो शुक्राणु वीर्य जो बना है किससे बना है? शुक्राणु तथा सहायक जनन ग्रंथियों का स्त्रावन से बना है। ठीक है, शुक्राणु कितने उसमें 10% है और सहायक जनन ग्रंथि के स्त्रावन कितना है? 90% है। और इस स्त्रावन को आप बोलते हो सेमाइनल प्लाज्मा। ठीक है, सेमाइनल फ्लूइड नहीं बोला है, क्या बोला है बेटा? सेमाइनल प्लाज्मा। ठीक है, मतलब सारी ग्रंथियों का जो प्लाज्मा मिक्स होकर क्या बनाएगा? सेमिनल प्लाज्मा। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट बात करें मात्रा कितनी होती है, तो एक इजैकुलेशन के अंदर, एक स्त्रावन के अंदर जो सीमेंट निकलता है, ठीक है, वीर्य जो निकलता है कितना निकलता है? 3 से 4 मिलीलीटर। ठीक है, पीएच कितनी है इसकी? 7.3। ओके, नेक्स्ट बात करें सामान्य शुक्राणु। सामान्यतः शुक्राणु कितना होता है? एक इजैकुलेशन के अंदर एक बार में कितने निकलते हैं? 20 से 120 मिलियन पर एमएल। एक एमएल के अंदर कितने बेटा? 20 से 120। क्लियर यहां तक? अब 3 से 4 निकल रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 to 4 से। क्लियर, तो आपके टोटल स्पर्म आ जाएंगे। कंडीशन देखिएगा ध्यान से, ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगो मतलब होता है लेस। ओलिगो मतलब क्या होता है? ओलिगो मतलब मेडिकल में यूज किया जाता है, ओलिगो मतलब लेस। ठीक है, अगर नंबर कम हो जाए 20 मिलियन पर एमएल से कम हो जाए तो आप बोलोगे ओलिगोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया मतलब लगभग या पूर्णतः अनुपस्थित शुक्राणु, मतलब कि खत्म ही है, स्पर्म प्रेजेंट ही नहीं है, नियरली एब्सेंट है स्पर्म, तो आप उसको क्या बोलोगे? एजोस्पर्मिया। नेक्स्ट आता है एस्थेनोस्पर्मिया। एस्थेनो मतलब होता है मोटिलिटी रिड्यूस हो जाना, तो वीर्य में कम गतिशील शुक्राणु की उपस्थिति होना, गतिशीलता क्या होना? कम हो जाना, उसको क्या बोलते हो? एस्थेनोस्पर्मिया। नेक्स्ट है टेरेटोस्पर्मिया। टेरेटो मतलब होता है चेंज आना, इसमें मॉर्फोलॉजी के अंदर, संरचना के अंदर स्ट्रक्चर चेंज हो जाना स्पर्म का। ठीक है, तो शुक्राणुओं की असामान्य संरचना होना, जो कि क्या हो जाएगा? टेरेटोस्पर्मिया। नेक्स्ट आता है नेक्रोस्पर्मिया। नेक्रोस्पर्मिया मतलब कंप्लीटली नॉन मोटाइल स्पर्म, मतलब स्पर्म तो है बट वो मूव ही नहीं कर पाते। अगर वो मूव नहीं कर पाएंगे तो एग तक पहुंचेंगे कैसे? तो ऐसे स्पर्म को बोलते हैं नेक्रोस्पर्मिया। तो ये सारी कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया, टेरेटोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, एनसीईआरटी की लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मिथुन क्रिया के दौरान, ठीक है, रिप्रोडक्शन के दौरान पुरुष 200 से 300 करोड़ शुक्राणु, ठीक है ना, 200 टू 300 मिलियन, ठीक है, इतने शुक्राणु रिलीज करता है। उसमें से सामान्यतः, ठीक है ना, सामान्य उर्वरता या फिर बात करें उसको अबंधात, ठीक है ना, के लिए लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से सामान्य आकार और आवृत्ति वाले होने चाहिए। मतलब इसका 60% जो है, इसका 60% जो है बेटा, वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए, शेप एंड साइज के होने चाहिए। और उनमें से भी, उन 60% में से भी 40% जो है, 40% जो है बेटा, वो विग्रस मोटिलिटी शो करने चाहिए, मतलब कि तेज चलने वाले होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि टोटल का 60% की शेप नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल शेप होगी तभी तो फर्टिलाइज कर पाएंगे, तभी तो निषेचन होगा, तभी तो पहुंच पाएंगे अंडे तक। ठीक है, और उनमें से भी 60 में से भी 40% जो है वो विग्रस मोटिलिटी वाले होने चाहिए, मतलब कि तेज दौड़ने वाले होने चाहिए, तेज स्विमिंग करने वाले होने चाहिए, ताकि वो अंडे तक, एग तक, ओवम तक पहुंच सके और निषेचन हो सके। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो 60% जो है नॉर्मल शेप एंड साइज की होनी चाहिए, और उन्हीं 60% में से याद रखिएगा, जो 60% है उनमें से 40% जो है वो विग्रस मोटिलिटी वाली होनी चाहिए, मतलब तीव्र गतिशीलता होनी चाहिए उनमें। ठीक है, ताकि निषेचन प्रक्रिया अच्छे से हो सके। क्लियर यहां तक? तो अभी तक हमने डिस्कस किया वीर्य तक। अब नेक्स्ट हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे किससे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, शुक्र जनन नलिकाओं से। ठीक है, यहां तक समझ आया? होमवर्क मैं आपको कल से दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए मैं आपको ये पीडीएफ शेयर करता हूँ, अभी बस 5 मिनट में अपलोड हो जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, और कल जिसका लेक्चर मिस हुआ है वो आपको मिल जाएगा, रिकॉर्ड हुआ हुआ आपके पास रहता है। ठीक है ना, एलएन प्लस पे रिकॉर्ड हुआ हुआ मिलेगा आपको, कल का लेक्चर अगर मिस हुआ है तो वहां देख लेना। ठीक है सर, एनसीईआरटी आपके नोट्स, यस बेटा काफी है, मॉड्यूल वगैरह ये सब काफी है, नोट्स वगैरह। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू।
चलिए बेटा मैं आपको ये पीडीएफ बना के आपको सेंड करता हूँ, ठीक है ना, 5-10 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगी एलएन प्लस के ऊपर, ठीक है बेटा। चलिए कल हम स्टार्ट करेंगे आगे सेमिनिफेस्ट रिव्यू से। आज के लिए इतना काफी, ध्यान रखिएगा अपना और अच्छे से पढ़िएगा इस पीडीएफ को, ताकि कल जो मैं क्वेश्चन दूं वो आपके आराम से हो सके, ठीक है। चलिए।